अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंटोर स्टिच को वेलकम में कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। कंटोर स्टिच एक ऐसी स्टिच होती है जो शेप को फॉलो करती है और लेयर बाय लेयर उसे फिल करती है। असल में कंटोर का मतलब ही यही है कि शेप को फॉलो करना। आप जानते हैं कि ये हमारी स्टिच सीरीज़ चल रही है और मैं जो है तमाम स्टिच के ऊपर जो है वीडियोज़ बनाता हूँ। इससे पहले दूसरी स्टिचेज़ के ऊपर भी वीडियोज़ बना चुका हूँ और अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको वो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को जो है वॉच कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कंटोर स्टिच के ऊपर है कि कंटोर स्टिच को कैसे यूज़ करते हैं। कंटोर स्टिच जो है वो एक कर्व फिल स्टिच है, मतलब कि शेप जिस तरह की होगी उसी तरह से जो है वो उसको फिल करेगी। इसके अलावा आप इसको जो है कॉलम ए और कॉलम बी के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कॉलम ए और कॉलम बी से बने ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप रिंग या सर्कल के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्स फिल, कॉलम सी या दूसरे जो टूल्स वगैरह हैं उनके अंदर आप इसको जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखेंगे कि कंटोर की जो है वो टाइप्स कितनी हैं। वैसे तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक स्टैंडर्ड कंटोर और एक स्पाइरल कंटोर। एक ओवल शेप में भी आती है, ये सर्कल के अंदर इस्तेमाल होती है जो ओवल शेप होती है। स्पाइरल कंटोर जो होती है वो स्टार रिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, और जो स्टैंडर्ड कंटोर होती है वो स्टैंडर्ड जो दूसरी कोई भी शेप होती है उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड कंटोर के अंदर जो स्टिच लाइंस होती है वो कांस्टेंट होती हैं, और इसके अलावा अगर आप उसकी शेप आपकी जो है वो नैरो है तो आपकी जो स्टिच डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपकी जो शेप है वो नैरो है तो उसकी स्टिच डेंसिटी, तो यहाँ पे उसकी स्टिच डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखें एंड में तो आपको शेप जो है वो वाइडर शो हो रही है, तो यहाँ पे आपकी जो वो होगी डेंसिटी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये, और दूसरी बात ये भी देखें कि ये स्टिच जो है वो शेप को फॉलो करते हुए पेनिट्रेट हो रही है, जनरेट हो रही है यहाँ पे, तो इसे स्टैंडर्ड स्टिच कहते हैं। तो इसके बाद आती है स्पाइरल कंटोर। स्पाइरल कंटोर जो है वो सिर्फ क्लोज शेप के साथ इस्तेमाल होती है और दो आउटलाइन के अंदर इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि एक रिंग होता है, रिंग के अंदर दो आउटलाइन होती हैं, इस तरह के अंदर इस तरह की शेप के अंदर जो है वो स्पाइरल कंट्रोल को इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके अंदर जो है शेप प्रॉपरली जो है वो क्लोज नहीं होगी तो ये क्या करेगी, जो स्पाइरल कंटोर होगी उसको स्टैंडर्ड कंटोर के अंदर कन्वर्ट कर देगी। आप इसके अंदर ये देख लें, इसका जो हम प्रैक्टिकल जो है हम वो वेलकम के अंदर मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से बनती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कंटोर स्टिच को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो कंटोर स्टिच को हम जो है शेप या आउटलाइन को फॉलो करने के लिए, डेकोरेटिव इफ़ेक्ट के लिए, या स्टिच फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल हम अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहला जो है वो शेप को फॉलो करने के लिए, ये एग्जांपल आपके सामने है। दूसरा ये है डेकोरेटिव इफ़ेक्ट के लिए, और तीसरा जो है स्टिच फ्लो के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंटोर स्टिच को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन था कि क्यों इस्तेमाल करते हैं, अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ऑब्जेक्ट की आउटलाइंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगोस की फिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेटरिंग इफ़ेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, और बैकग्राउंड टेक्सचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है आखिरी ऑप्शन जो है वो भी एप्लिक बॉर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कंटोर स्टिच की दूसरी टाइप होती है, जैसे बैक स्टिच हो गई, तो ये भी कंटोर स्टिच के अंदर आती है क्योंकि ये भी शेप को फॉलो करती है, तो इसीलिए इसे भी कंटोर स्टिच कहेंगे। तो कंटोर स्टिच के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कंटोर स्टिच ऐसी स्टिच होती है जो शेप को फॉलो करती है। अगर वो कोई भी स्टिच जो है शेप को फॉलो करती हुई लेयर बाय लेयर वर्क करेगी तो वो क्या होगी, कंटोर स्टिच कहलाएगी। अब हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट आउटलाइन के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आउटलाइन के तौर पे शेप को फॉलो करती हुई स्टिचेज इस्तेमाल हुई हैं, और ये बैक स्टिच है, और ये अंदर भी जो है कंटोर स्टिच इस्तेमाल की हुई है, तो ये आउटलाइन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, इसको हम कंटोर स्टिच कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है लोगोस की फिलिंग के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा लोगो बना हुआ है, इसके अंदर कंटोर स्टिच किस तरीके से इस्तेमाल किया आप देख सकते हैं। ये लोगो की फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है इसको। इसके बाद हमारे पास आता है लेटरिंग इफ़ेक्ट के लिए, कि आप जो है इसको लेटरिंग इफ़ेक्ट के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तो आपके सामने जो है ये लेटर के अंदर इस्तेमाल की गई है।
इस तरीके से आप जो है लेटर के अंदर भी इफ़ेक्ट डालने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास बैकग्राउंड टेक्सचर के लिए, कि किसी भी लोगो या शेप या कोई भी पिक्चर वगैरह के बैकग्राउंड के अंदर जो है टेक्सचर डालने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने ये इसके अंदर जो है ये इस्तेमाल किया गया है। तो एंड में मैंने आपको बताया था कि एप्लिक बॉर्डर के अंदर भी इस्तेमाल होती है, तो इसके अंदर ये देखें आपके सामने ये बॉर्डर आउटलाइन शेप के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी कंट्रोल स्टिच के अंदर आता है, क्योंकि ये शेप को फॉलो करते हुए बना रही है। तो कोई भी स्टिच जो होगी शेप को फॉलो करेगी वो कंट्रोल स्टिच ही कहलाएगी। तो इसके बाद हम इसके कुछ दूसरे ऑप्शन वगैरह देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर आपको इस्तेमाल होंगे। मैं आपको इसके बारे में जब वेलकम के अंदर हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ से समझ के जाएंगे तो आपको वहाँ पे समझना आसान हो जाएगा। तो ऑफसेट फ्रैक्शन जो है वो पैटर्न ऑफ नीडल पेनिट्रेशन को जो है वो कंट्रोल करता है और स्टिच को जो है वो इवन डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उसको इसके अलावा जो है वो कोई भी गैर ज़रूरी जो पेनिट्रेशन है उसको रोकता है। तो आप यहाँ पर उसके अंदर जो है वो डिफरेंट सेटिंग वगैरह इस्तेमाल करके आप जो है उसका रिज़ल्ट वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें आपके सामने ये 3 तस्वीर जो है वो एग्जांपल वगैरह दी हुई हैं, आप इनके अंदर देखें तो इनकी पेनिट्रेशन जो है वो चेंज है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ दे के उसको जो है वो ऑफसेट फ्रैक्शन के ज़रिए सेट किया गया है। तो इसके बाद हमारे पास आता है चॉट गैप। चॉट गैप आपने अक्सर देखा होगा, हर स्टिच के अंदर आपको मिलेगा। चॉट गैप ये होता है कि आपकी जो ये डिजिटाइज लाइन है, ये वाली आउटलाइन जिसे हम कहते हैं, इसके और जो स्टिच वैल्यू के अंदर जो है वो गैप कितना होना चाहिए, वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। और ये आपकी जो है वो स्टिच वेरी के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। अगर आप फिक्स रन के अंदर रखेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। अगर आप वेरी स्टिच के अंदर रखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम स्टिच के अंदर रखेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन इसका इतना ज़्यादा जो है वो असर हमें नज़र नहीं आता। और ये सिर्फ कर्व के अंदर ही ज़्यादातर जो है आपको नज़र आएगा। अगर आप स्ट्रेट लाइन के अंदर रखेंगे तो आपको जो है वो फ़र्क महसूस नहीं होगा। जो है अगर आपकी कर्व इस तरह की शेप है तो उसके अंदर जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि आपकी जो ये डिजिटल लाइन है और ये आपकी जो है वो स्टिचेज़ है, कि स्टिच जो है आपकी इस डिजिटल लाइन को कितना फॉलो कर रही है, इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करता है। तो इसके बाद हमारे पास आएगा जो है वो बैक स्टिच का ऑप्शन, और उसके अंदर जो है हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद होंगे, एक स्टैंडर्ड बैक स्टिच और एक बॉर्डर लाइन बैक स्टिच। ये भी हमारी कंटोर स्टिच के अंदर इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टैंडर्ड बैक स्टिच को देखते हैं। अगर हम कंटोर स्टिच के अंदर स्टैंडर्ड बैक स्टिच को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो शेप बनी हुई उसके एजेस कुछ इस तरीके से आएंगे, और ये इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो फैब्रिक वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डैमेज से बचाया जा सके। अगर एक ही जगह के ऊपर सारी स्टिचेस इस तरीके से आएंगी, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें एक स्टिच यहाँ है और ये एक स्टिच थोड़ी सी नीचे है, फिर दूसरी स्टिच ऊपर है, फिर अगली वाली स्टिच थोड़ी नीचे फिर ऊपर, इस तरीके से अगर रखेंगे तो कपड़े के अंदर जो डैमेज है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाता है। और अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते तो सारे एक ही जगह के ऊपर स्टिचेस आएंगी और आपका कपड़ा जो है वो डैमेज हो सकता है। आपने देखा होगा कपड़ा जो है वो खिंच जाता है और फटा हुआ जो इस तरह का जो है आपको नज़र आता है। तो उस कपड़े को जो है डैमेज होने से बचाने के लिए जो है वो स्टैंडर्ड बैक स्टिच को इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही जो है वो रेयर आपको जो है इसका फ़र्क नज़र आएगा। आप इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो है स्टिच डेंसिटी के ऊपर भी होता है कि आपकी जिन स्टिच के अंदर जो स्पेसिंग है वो कितनी है, कम है, ज़्यादा है, और आपका कपड़ा किस तरीके से है, जो आप फैब्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका जो है वो ज़्यादा उस स्टिच के लिए सूटेबल है या नहीं है, ये भी देखना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर लाइन। इसकी जो स्टिचेस होती हैं वो तमाम पैरेलल होती हैं और लोअर डेंसिटी लाइन फिल्स होती हैं। अगर आप इस शेप के अंदर देखें तो इसकी जो रोज़ वगैरह होती हैं वो तमाम पैरेलल होती हैं, और जो बॉर्डर लाइन है वो एक स्मूथ किस्म का जो है वो बैक स्टिच जो है क्रिएट करता है, और वेल डिफाइंड एजेस वगैरह होते हैं, और इसको जो है हम ट्रापन टू स्टाइल भी कहते हैं। एक बिल्कुल स्ट्रेट किस्म का जो है वो आपको लुक वगैरह जो है वो आपको देगा। इसके अंदर आप यहाँ पे इसके अंदर देख सकते हैं कि आप सामने किस तरीके का जो है इफ़ेक्ट आया हुआ है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और ये तमाम जो है वो शेप को फॉलो करती हुई जा रही हैं। और इसके अंदर भी है ये कि कपड़े के जो डैमेज है वो बहुत कम ही होता है, क्योंकि
स्टिचेस जो है वो पहले एक यहाँ पे पेनिट्रेट होगी, दूसरी यहाँ होगी, तीसरी फिर यहाँ के, फिर इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क रखा गया है। तो ये ज़्यादातर जो है वो इफ़ेक्ट डालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े को डैमेज होने से बचाने के लिए आपको स्टैंडर्ड बैक स्टिच जो है वो इस्तेमाल करनी है। अगर आपको कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट चाहिए तो आप ये भी इसके अंदर इस्तेमाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितने भी ऑप्शन वगैरह जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे कि उनको किस तरीके से कंटोर स्टिच में इस्तेमाल करते हैं। अब हम जो है विलकम के अंदर देखेंगे कि इन ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये हमने विलकम ओपन कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पिछले तमाम ऑप्शन समझाए हैं तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा जो है आपको डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सब ऑप्शन वगैरह जो है वो सही से समझ आ गए होंगे। और यहाँ पे हम बस इसकी थोड़ी बहुत डिटेल देखेंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल होता है। ये आपके सामने स्टिच टाइप का पैनल है और यहाँ पे आपको जो है ये वाली स्टिच जो है वह कंटोर स्टिच है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे इसके साइड में जो है इसके तमाम ऑप्शन वगैरह जो वो आ जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने मैंने आपको कहा था कि कॉलम ए और कॉलम बी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ। ये आपके सामने शेप है इसकी। तो ये हमारी कंटोर स्टिच इस्तेमाल की हुई है इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर आप इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर आएँ तो सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो स्पेसिंग का आता है कि आपने इसकी स्पेसिंग कितनी रखनी है और किस हिसाब से रखनी है। सही है गाइस। और इसके बाद हमारे पास आता है स्टिच लेंथ, कि आपने स्टिच लेंथ कितनी रखनी है, स्टिच लेंथ कम ज़्यादा रखनी है, वो आपके अपने डिज़ाइन के ऊपर होता है कि आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और स्टिच लेंथ मैं यहाँ पे थोड़ी बढ़ा देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास आता है ऑफसेट फ्रैक्शन। मैंने आपको जो है ऑफसेट फ्रैक्शन का भी पहले डिटेल से बता दी है कि ऑफसेट फ्रैक्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है। अब यहाँ पे देखें तो आपके सामने कुछ चेंज शो हुआ होगा स्टिच के अंदर, स्टिच की पेनिट्रेशन के अंदर, तो ये उसको इस कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वेरी स्टिच लेंथ का, कि आपकी स्टिच जो है वेरी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए। आप इसके अंदर अगर आप चेक करते हैं तो आपके सामने एक और स्टिच लेंथ का ऑप्शन आता है कि ये जो होगी आपकी। तो अगर आप इसको चेक इन करते हैं तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला जो है वो लेंथ का है। ये आपका मिनिमम लेंथ होगी, ये आपकी मैक्सिमम लेंथ होगी कि आपके जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टिचेज हैं वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कितना रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको जो है 1 mm कर दें कि 1 mm से, और आप इसे यहाँ पे 3 mm कर दें। तो 1 mm और 3 mm के दरमियान जो है वो स्टिच जो है वो वेरी करेगी। इसके बाद मैंने आपको चौड़ गैप बता दिया था। चौड़ गैप जो है वो ज़्यादातर जो है वो कर्व शेप के अंदर ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। इसके अंदर आपको ज़्यादा इतना जो है फ़र्क महसूस नहीं होगा। आप यहाँ से जो रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद जो है वो रैंडम है। रैंडम भी वही काम करता है कि आपकी स्टिच की पेनिट्रेशन को जो है वो चेंज करता रहता है, वेरी करता है कि कहीं एक ही जैसी स्टिच ना रहे, पेनिट्रेशन अलग अलग तरीके से हो, ताकि वो एक स्प्लिट किस्म का जो है वो एक शेप जो पैदा होता है वो पैदा ना हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं टाइप्स का। एक आपको मैंने बोला था स्टैंडर्ड टाइप होती है, एक स्पायरल टाइप होती है। स्पायरल टाइप वो जो है वो आपको जो है वो यहाँ पे रिंग के अंदर इस्तेमाल होगी, और ये स्टैंडर्ड शेप जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होगी। स्पायरल शेप भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि स्पायरल शेप किस तरीके से बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसको जो है मैं आपको वेलकम में बना के दिखाऊँगा। ये हमारे पास इसको पहले सर्कल रिंग बनाएंगे, फिर उसका तो मैंने आपको कहा था कि स्पायरल शेप जो है 2 आउटलाइन के अंदर इस्तेमाल होती है। इस तरीके से एक ये आउटलाइन होगी, एक दूसरी अंदर वाली आउटलाइन हो गई। ये आपके सामने जो है वो स्पायरल बनी हुई शो हो रही है। अब इसकी जो है वो स्टिच वैल्यू आप कुछ भी कम करें, आपके सामने देखें ये इस तरीके से इस्तेमाल हो रही है। सही है गाइस। ये देखें आपके सामने जो है वो स्पायरल बनी हुई है। आप जितना इसको क्लोज़ करते जाएंगे ये अंदर का होल जो है और क्लोज़ हो जाएगा। आपके अपने ऊपर है। ये यहाँ पे ले आएँ, ये देखें। तो इस तरीके से जो है आप स्पायरल को वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी तमाम ऑप्शन वही आते हैं कि आप वेरी स्टिच लेंथ या चौड़ गैप, रैंडम वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इसके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड शेप हो गई, ये हमारी स्पायरल शेप हो गई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बैक स्टिच क्या होती है,
बैक स्टिच भी वही मैंने आपको बताया था कि एक ये इफ़ेक्ट होता है और एक ये इफ़ेक्ट होता है। ये देखें आपके सामने इस तरीके से इस्तेमाल होगा। ये जो है आपका बॉर्डर लाइन इफ़ेक्ट है। अगर आप ये इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहें तो ये देखें कि पेनिट्रेशन एक ख़ास तरीके से जो है इस्तेमाल की गई है। ये इसके अंदर ये होता है कि आप इस तरह का बॉर्डर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का बना के आपकी पेनिट्रेशन भी स्ट्रेट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे बाहर इसके ऊपर जो है बॉर्डर दे के आप इसको कवर कर सकते हैं। अंदर जो है आपको खूबसूरत सा एक इफ़ेक्ट मिलेगा। ये आप इस्तेमाल करना चाहें। अगर आप स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना चाहें तो ये आपके जो है फैब्रिक को जो है वो फटने से बचाती है। जैसे एक स्टिच यहाँ पे तो यहाँ पे चेंज आ गया, अगर ये स्टिच भी यहाँ आ जाती इस जगह पे तो ये बिल्कुल गफ़ हो जाता और आपका जो फैब्रिक है वो डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए बॉर्डर स्टैंडर्ड स्टिच लाइन जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो है बॉर्डर लाइन बैक स्टिच जो है वो आपको इफ़ेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो कंटोर स्टिच सही से समझ आ गई होगी। कंटोर स्टिच को कहाँ किस तरीके से और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इसके बारे में कुछ और पूछना है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे जो है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप आके पूछ सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखी तो आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, इसके अलावा जो है इसकी जो ये प्रेजेंटेशन फ़ाइल है वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।